अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, नया अज़्म है, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात है, दुआएं हैं, क्योंकि वर्किंग वीक का पहला दिन है मंडे। सो दुआ ये है कि पूरा वीक जो है हमारा बहुत अच्छा गुजरे। अच्छे से याद आया कि आज अच्छी बात भी आपके साथ शेयर करने के लिए। आज की अच्छी बात यह है कि ज़िंदगी की खूबियों के बारे में सोचें बजाय उन चीज़ों के बारे में जो हमारे हाथ में नहीं हैं और जिनका हमारे पास कोई हल भी नहीं है। हम करते ही हैं, अपनी खुशियों को बर्बाद कर देते हैं वो चीज़ें सोच के जो कि हो ही नहीं सकती या जिनका कोई हल ही नहीं होता। हम अपने आज को बर्बाद कर देते हैं उन मसलों में पड़ के जिन मसलों का कोई हल नहीं होता। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको कितना कुछ नवाजा है। उन लोगों को देखिए जिनके अंदर ये खूबियाँ नहीं हैं जो आपके अंदर है। वैसे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने सोचने समझने की बड़ी अच्छी सलाहियत अता की होती है। सो वो लोग जो कि अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उन्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ता, हम खुद अपने डिसीजंस लेते हैं। यूरोपियन गेम फुटसॉल कराची में मकबूल होने लगा है। ये गेम कैसे खेला जाता है और उसके रूल्स फुटबॉल से कितने मुख्तलिफ हैं, हुज़ैफा बता रहे हैं। केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हाल ही में फुटसॉल ग्राउंड का इजाफा हुआ है, जिसमें इस वक्त कराची का सबसे बड़ा फुटसॉल टूर्नामेंट जारी है। इन खिलाड़ियों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि फुटसॉल फुटबॉल से किस तरह मुख्तलिफ होती है और इस ग्राउंड से इनको फुटसॉल कैरियर को आगे बढ़ाने में कितना फ़ायदा मिलेगा। 5 फाउल अगर कोई प्लेयर एक ही टाइम में एक ही हाफ में करेगा तो उसके खिलाफ पेनल्टी है। बाकी रेड कार्ड, येलो कार्ड, सिमुलेशन, तमाम चीज़ें हैं। जो रेड कार्ड खिलाड़ी है वो 2 मिनट के लिए बाहर जाएगा, वो उस मैच के लिए सस्पेंड हो जाएगा। देखिए फुटबॉल के अंदर 11 साइड होता है, फुटसॉल के अंदर 6 साइड भी होता है, 7 साइड भी होता है, 5 साइड भी होता है। लेकिन नॉर्मली जो फुटसॉल होती है पाकिस्तान के अंदर जो खेली जाती है वो 5 साइड होता है। उसके अंदर एक कीपर होता है और 4 प्लेयर्स होते हैं। उसके अलावा टोटल स्क्वाड जो होता है वो 8 प्लेयर्स का होता है। 3 प्लेयर बाहर सब्स्टिट्यूट पे होते हैं और वो 3 प्लेयर्स को आप विद इन अ टीम विद इन जो मैच की ड्यूरेशन होती है उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बंदे कंजस्टेड होते हैं, बहुत जगह शॉट होती है, तो फिर कीपर बहुत तगड़ा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है कीपर के पास। जूतों का तो बहुत ही डिफरेंस है। जूते जो 11 साइड में यूज़ होते हैं वो तो स्टड्स होते हैं, उनके नीचे तो मतलब डिफरेंट प्रॉपर स्टड्स होते हैं, और जो इस पे आर्टिफिशियल ग्रास में होते हैं ये ग्रिपर्स ही होते हैं। आई गेस 5 years फ्रॉम टुडे हमारी टीम्स इंटरनेशनल इवेंट्स खेल रही होंगी। इसमें हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान से टीम्स लाइक फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर से बेसिकली 2 टीम्स हम लोगों की पार्टिसिपेट कर रही हैं। फुटसॉल का गेम कराची में तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जिसकी मिसाल ये ग्राउंड और ये टूर्नामेंट है। वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तानी टीम इंटरनेशनल मुकाबलों में भी फुटसॉल के मैचेस खेलेगी। कैमरामैन अकबर अली के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और मुआशरे के उस पहलू की बात करते हैं जिस पर शायद बहुत कम बात होती है। जब भी कोई औरत ये सुनती है ना कि उसका शौहर दूसरी शादी करने वाला है तो उस वक्त उस औरत की ज़िंदगी में जलजला सा बर्पा हो जाता है, क़यामत टूट पड़ती है। फिर दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, हत्ता कि दोनों ख़ानदानों में तनाज़े खड़ा हो जाता है। लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि शरीयत के मुताबिक अगर देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि दूसरी शादी या एक वक्त में एक से ज़ायद शादी मर्दों का हक है। ये शरई हक है, हमारा दीन ये हक देता है। ये ना तो गुनाह है, ना किसी पर जुल्म है, ना किसी के साथ ज़्यादती है, ना किसी के साथ ना इंसाफ़ी है। ख़वातीन ये सोचती हैं जी कि अगर उनका शौहर दूसरी शादी कर लेगा तो दूसरी शादी से हमारा हक मारा जाएगा, हमारे बच्चों की हक तलफी होगी, हमसे शायद शौहर की मोहब्बत कम हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब दूसरी बीवी होगी तो मोहब्बत डिवाइड हो जाएगी। ख़वातीन ये सोचती हैं कि अगर शौहर दूसरी शादी कर रहा है तो शायद हमारा जो फ्रीडम है वो छिन जाए, हमारी जो ज़रूरियात हैं, जो हमारे शौक़ शौहर पूरे करता है वो ना हो। अब ये एक ऐसी कन्फ्यूजन है जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है और इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर फरहाना ओवैस साहिबा हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट सा बन गया कि
बीवी ये कहती है दूसरी शादी तो करनी ही नहीं है, जबकि एक चीज़ जिसकी दीन इजाज़त दे रहा है हमें, शरीयत में हमें रूल्स बताए हुए हैं, चीज़ें बताई हुई हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है कि दूसरी शादी किन किन कंडीशंस में हो, और आप क्या कमेंट करती हैं कि मर्द को दूसरी शादी करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बारे में क्या बताया है कुरान पाक में, फिर हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो शादियाँ की तो क्यों की, उनके क्या मामलात थे और किन ख़वातीन से की। तो हमें जो कुरान पाक में औरतों के हुकूक़ के हवाले से जो आयत मिलती है वो सूरह निसा में ज़्यादा मिलती है, और ख़ास तौर से उसकी जो आयत नंबर 3 है, अगर हम उसके तर्जुमे की तरफ जाएँ और उसको पहले समझ लें कि वो किन हालात में नाजिल हुई थी और वो क्या हालात थे, क्या मामलात थे, उसका मफ़हूम मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि अगर तुम्हें डर हो कि तुम यतीमों को उनका हक़ नहीं दे पाओगे या उनसे बेइंसाफ़ी करोगे, तो फिर तुम उन औरतों से शादी कर लो जो तुम्हें पसंद हैं, 2-2, 3-3, 4-4। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम इनमें अदल नहीं कर पाओगे तो तुम सिर्फ़ एक से शादी करो, और अगर तुम ये समझते हो कि तुम उसके भी मामलात को अच्छे से हल नहीं कर पाओगे तो फिर उनको हक़ ज़ौजियत में ले लो जो तुम्हारे कब्ज़े में हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ये जो आयत का मैंने आपको मफ़हूम बताने की कोशिश किया या तर्जुमा बताया है, हम पहले ये जान लें कि वो कौन से हालात थे जब ये आयत नाजिल हुई थी। ठीक है। देखिए, इसका जो नज़ूल का ज़माना है वो है 2 हिजरी के बाद, 3 हिजरी के आखिर है बल्कि। तो जब ग़ज़वा उहद हुआ और बहुत सारे सहाबा कराम शहीद हो गए थे, तकरीबन 70 सहाबा कराम शहीद हुए, और उस वक्त मदीना एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें जाहिर है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। अब एक छोटी सी बस्ती और उसमें 70 लोग शहीद हो जाएं, उनके पीछे बच्चे यतीम हो जाएं, उनकी बीवियां बेवा हो जाएं, तो अल्लाह का ये आना हुक्म जो है जाहिर है उसमें बहुत सारे उसमें हिकमत थी। अब इस सूरत में जो है ना, उस 3 चीज़ों के खुतबे हमें मिलते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। एक तो हमें विरासत के हुकूक मिलते हैं, ठीक है, कि जाहिर है इतने लोग शहीद हो गए हैं, तब जो उनकी जायदाद है, उनके माल हैं, उनको किस तरह से तकसीम किया जाएगा। हमें यतीमों के हुकूक मिलते हैं उसमें, और ख़वातीन के हुकूक मिलते हैं कि अब इतनी औरतें बेवा हो गई हैं तो उनके लिए अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। अब हम जब बात करते हैं इसकी तफसीर के हवाले से, तो हम तफसीर बताएंगे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। हमारी माँ ये कहती हैं, जब उनसे पूछा गया कि इस आयत का क्या मतलब है जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, तो आपने फरमाया कि देखो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं और इससे पहले भी जो हमारा टाइम था जिसमें ख़वातीन को इज़्ज़त हासिल नहीं थी, तो होता ये था कि यतीम बच्चियों से शादियां इसलिए कर ली जाती थी, या तो वो हसीन होती थी या इसलिए कि उनके पास माल बहुत होता था, लेकिन उनके हुकूक उनको नहीं दिए जाते थे और उनके माल को गस्ब कर लिया जाता था और उन लड़कियों के साथ ज़्यादती की जाती थी, यानी कि उनको हक पूरा नहीं मिलता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत को नाजिल करके हमें ये हुक्म दिया कि अगर तुम यतीमों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते तो फिर अपनी पसंदीदा औरतों से शादी कर लो, ताकि ना तो उनके साथ ज़्यादती हो, ना तुम उनका माल खाओ, बल्कि तुम अपनी पसंदीदा ख़वातीन की तरफ चले जाओ। लेकिन इसकी एक और वजाहत मिलती है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। जब उनसे पूछा गया कि इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने फरमाया कि देखो, इस वक्त जो लोग हैं ना वो 10-10 शादियाँ भी कर लेते हैं। अब 10 शादियां करने के बाद खर्चे बढ़ेंगे तो क्या करते हैं कि उनके अंडर जो यतीम बच्चे हैं, उनके भांजे भतीजे जिनकी दौलत उनके पास है, जिनके वो और उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं क्योंकि वालिद शहीद हो चुके हैं, तो वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए उन यतीमों के पैसों का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका नज़ूल फरमाया। और हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि ये आयत इसलिए नाजिल हुई कि यतीमों को तो थोड़ा बहुत हक मिल ही जाता है, लेकिन औरतों के साथ इतनी ज़्यादती हो रही है कि 10 बीवियाँ आई हुई हैं तो 10 की 10 पर जुल्म हो रहा है, और मर्द ये सोच रहा है कि चलो ये इनमें से मेरी किसी से नहीं बन रही, अब मैं 11वीं भी कर लेता हूँ। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हद कायम कर दी कि अब ये तुम्हारे रिश्तों की हद है, ये तुम्हारी शादियों की हद है, अब तुम विरासत के ये हुकूक हैं जो तुम्हें फॉलो करने हैं, और अगर तुम इसको फॉलो कर सकते हो तो तुम इसमें आगे बढ़ो, अगर तुम इसको फॉलो नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत सोचो। अगेन डॉक्टर साहब, इंसाफ वाली बात आ गई। अच्छा, ये जो आपने सारा रेफरेंस दिया ये तो उस जमाने की बात है। अगर मैं अभी का मुआशरा की हम बात करें, अच्छा, जिस मर्द ने 2 शादियां की होंगी या 3 शादियां की होंगी, उसको बड़ी अजीब सी नज़र से देखा जाता है हमारी सोसाइटी में कि यार इसने तो 2-2 बीवियां रखी हैं, इसने 3 बीवियां रखी हुई हैं। ये जो हमारा माइंड सेट है ये कब चेंज होगा? उस वक्त जब मर्द शायद शराइत पे पूरा उतर के दूसरी देखिए, अदल की जो शर्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगाई है ना वो बड़ी सख्त है।
क्योंकि देखें अदल कायम करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हम इसको नामुमकिन नहीं कह सकते। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की, अदल कायम किया, वो हमारे सामने मिसाल है। सहाबा किराम ने शादियाँ की, अदल कायम किया, हमारे सामने है। लेकिन आप तमाम जगहों पे अगर अदल कर भी दें तो मोहब्बत में अदल करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्योंकि देखें कभी ऐसा होता है कि कोई शक्ल सूरत में अच्छा है, कोई अपने रवैयों में अच्छा है, किसी का मिजाज बहुत अच्छा है, सबसे मिलकर रहता है, कोई खूबसूरत बहुत है, तो कोई ना कोई ऐसा एंगल होता है जो मर्द को अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो किसी एक की तरफ जो है उसका रुझान ज़्यादा हो जाता है। इसके हवाले से हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी 2 बीवियाँ हों और तुम अदल कायम ना कर सको तो जब तुम क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश होगे तो तुम्हारा आधा धड़ गिरा हुआ होगा, बॉडी का आधा धड़ गिरा हुआ होगा। तो क्या कोई मर्द ये पसंद करेगा कि वो अल्लाह के सामने जाए और उसका आधा धड़ गिरा हुआ हो? तो फिर वो खुद तय कर ले कि मैं रवैयों में अगर बराबरी कर सकता हूँ। यहाँ तो रवैयों में भी बराबरी नहीं है ना। अगर एक बीवी के 4 बच्चे हैं और एक के 2 बच्चे हैं, ज़ाहिर है 4 बच्चों वाले के खर्चे ज़्यादा हैं, तो 2 जिसके बच्चे हैं उसके खर्चे बच्चों के हिसाब से कम है, तो वो नाराज़ हो जाएगी कि उसको आपने ज़्यादा पैसा दे दिया। तो ये रवैये, फिर उसके बाद आप उसकी पूरी ज़रूरियात भी कर देंगे तो दोनों बीवियों के जहन में ये हमेशा ख्याल रहेगा कि पता नहीं उससे शायद ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। देखिए ये वो रवैये हैं जिनको हमें ना शुरू से लेके चलना पड़ेगा। जब हम दीन की बात करते हैं ना तो दीन के ये रवैये हमें स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ाने पड़ेंगे। अगर हम शुरू से ये बात बताते हैं कि देखिए ये हमारे दीन में इजाज़त है, लेकिन इन चीज़ों के साथ इजाज़त है। अगर तो कोई शख्स वो तमाम चीज़ें पूरी कर सकता है 2 बीवियों की, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दी कि उसका नान नफ़का होगा, उसका घर होगा, उसका जो भी लिबास होगा, उसके मेडिकल की सहूलत होगी, अगर आप दोनों बीवियों को ये दे सकते हैं तो फिर हमें ये चीज़ें शुरू से पढ़ाने की ज़रूरत है स्कूल में, कॉलेज में, ताकि बच्चियाँ ज़हनी तौर पर तैयार रहें। हम लोग ज़हनी तौर पर तैयार इसलिए नहीं होते कि हमारे ऊपर दूसरे माशरों के असरात ज़्यादा हैं। जब हम हिंदुओं के साथ रहते थे तो उनके असरात आ गए, क्रिश्चियंस हमारे दोस्त होते हैं तो उनके असरात आ जाते हैं कि वहाँ पे ये दोनों ऐसे दीन मज़ाहिब हैं जिसमें कि दूसरी शादी नहीं की जा सकती जब तक पहली बीवी को डिवोर्स दे दें या फिर वो मर जाए। तो हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन अपने दीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताएं हमारे मुआशरे में डिवोर्स की या फिर खुला की बढ़ती हुई जो रेशो है उसका क्या एक मेन रीज़न आप ये समझते हैं कि मर्द दूसरी शादी करना चाहता है लेकिन औरत पहली बीवी ये कह रही है कि नहीं तुमने दूसरी शादी नहीं करनी है, अगर करनी है तो फिर मुझे डिवोर्स दो? देखिए हमारे यहाँ ये मसला जो डिवोर्स का और खुला का बहुत बढ़ गया है ना, इसमें दूसरी शादी मसला नहीं है। हमारे यहाँ जो बच्चियाँ और बेटियाँ हैं ना उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, बल्कि है ही नहीं। ये भी तो तरबियत है ना माओं की कि अगर आप अपने बच्चों को ये कहते हैं कि ठीक है इख्तलाफ राय होता है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करना सीखो। अब तुम इस घर में आ गई हो तो सिर्फ अच्छा ना देखो, कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी, उसमें भी खुद को जो बुरी चीज़ें शौहर की होंगी उनको ठीक करने की कोशिश करो। अच्छा, दोनों मिलके एक दूसरे के साथ जो है वो कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करो, दोनों एक दूसरे की इस्लाह भी करो, आगे बेहतरी का भी सोचो। देखिए कोई भी 2 शख्स जो होते हैं ना वो एक सोच के साथ ज़िंदगी में कभी नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसे हर एक बच्ची आती है उसका माहौल अलग होता है, बेटे का माहौल अलग होता है, 2 बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल से आते हैं, फिर दोनों का एजुकेशन लेवल मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब वो इकट्ठा होते हैं तो फिर उनको दोनों को पहले तो ये काउंसलिंग की जाए कि अब आप 2 मुख्तलिफ माहौल के बच्चे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ चीज़ों पे आपने खामोश रहना है, कुछ पे आपने रहना है, ये दोनों पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। ठीक है। और जब उनके इख्तलाफात हों तब भी वालिदैन को चाहिए उनके सर पे रहें। आजकल बच्चे नहीं शेयर करते, वो कहते हैं हमारे मसले हम बड़े हैं, हम खुद हल करेंगे, लेकिन खुद हल करने की सलाहियत भी नहीं रखते और छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं। अब हाँ, जैसे कि आपने कहा कि हमें अपनी जो बच्चियाँ हैं उनको ये चीज़ एलिमेंट्री लेवल से चीज़ सिखानी चाहिए। हाँ, सिर्फ बच्चियाँ नहीं, हमारे बच्चों को भी ये चीज़ बतानी चाहिए कि जी अगर आपको अल्लाह ताला ने ये हक़ दिया है, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है रिलीजियसली, तो ये ऑप्शन फ्री नहीं है। बिल्कुल, इसके साथ जो जिम्मेदारियां लगी हुई हैं इनको भी आपने पूरा ये जो अदल का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रख दिया ना, इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने फिर ये लाजमी किया कि आप अगर दूसरी शादी करना जा रहे हैं तो पहली बीवी को बताएं, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना दोनों के दरमियान। तो अगर आप बता के करेंगे तो आप चूँकि कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, तो डर किस बात का है? सही है। आप बीवी को बताएं, उससे इजाज़त लें, और अगर वाकई आप अदल कर रहे हैं तो पहली बीवी आपको कभी मना नहीं करेगी। वो कहेगी जब मेरे सारे हुकूक पूरे हो रहे हैं और मैं अच्छे से रह रही हूँ तो ठीक है, दूसरी को भी आने दो। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर एक मर्द किसी औरत से दूसरी शादी कर रहा है, ठीक है, वो तो हमारे मुआशरे में एक बुरी चीज़ समझी जाती है, लेकिन अगर एक औरत एक मर्द से शादी कर रही है और वो उस मर्द की दूसरी शादी है, ये चीज़ हमारे मुआशरे में क्यों इतना उस औरत को फिर क्रिटिसाइज़ किया जाता है? घर तोड़ दिया इसने उसका हक खा लिया, पहले से मौजूद बच्चे थे, बाप का प्यार छीन लिया। देखिए फिर वो मर्द पे डिपेंड करता है ना कि अगर वो अपने पहली वाइफ को और बच्चों को पूरे हुकूक दे रहा है
तो वो थोड़ी देर के लिए महसूस करेंगे, लेकिन अगर वो तमाम चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी तो उनके रवैये नॉर्मल हो जाएंगे। यानी इसमें सारी बात हक की और इंसाफ की है। बिल्कुल, कि अगर एक मर्द हक पूरा कर सकता है और इंसाफ दे सकता है, इंसाफ कर सकता है दो बीवियों के दरमियान, तभी वो इस तरफ कदम बढ़ाए। बिल्कुल, यानी अदल के साथ चले, रवैयों को अच्छा रखे। ऐसा नहीं कि दूसरी शादी कर ली है तो पहली बीवी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ताने तछने शुरू कर दिए कि तुम तो थी ख़राब इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। इन बातों को छोड़ दे। मतलब हम लोग बहुत, हमें आगे आने की, सोचने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो है ना बहुत हो गई, हमें रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरती। अच्छा, एक तो इसमें सोच बड़ी तब्दील करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजार रहा है शायद हम इस लिहाज से थोड़ा पीछे जा रहे हैं कि जी अगर खातून निकाह नामे पे ये लिख देती है कच्ची पेंसिल से कि मेरा मियाँ मेरी इजाज़त के बगैर जो है वो निकाह नहीं कर सकता, तो वो फिर लिखा गया है, और अगर वो उसकी इजाज़त के बगैर करता है तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर वो नहीं भी लिखती तो कानून में मौजूद है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इसमें अगेन वही बात कि हमारी सोच, उसको बदलना बहुत जरूरी है, या वो तरबियत से सिर्फ बदली जा सकती है। या फिर मर्द को ये चाहिए कि घर वालों को, लड़की के घर वालों को एतमाद में ले, जो उसकी पहली बीवी का घर है, उन लोगों सबको एतमाद में लेके ये कदम उठाए। बिल्कुल, बीवी को जब आप एतमाद में लेते हैं, उसको बताते हैं कि मेरी ज़रूरत है और मैं इसको अफोर्ड भी कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे तमाम मामलात इसी तरह चलने दूंगा, और वो रिस्पेक्ट के साथ पूरी बात करे, तो ये कैसे है कि मुमकिन के ना हो सके। आप देखिए मिडल ईस्ट में, दीगर ममालिक में भी कितने लोग जो शादियाँ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर औरतें क्यों एतराज़ नहीं करती? क्योंकि वो हर बीवी को अलग घर देते हैं, उसकी जो नीड है उसको पूरा करते हैं, बच्चे जितने भी हों 2, 3, 4, 5, उन सब के खर्चे पूरे करते हैं, तो वो फिर इस पे कोई इतराज़ नहीं करती। वो कहती हैं हमें हमारे हुकूक पूरे मिल रहे हैं तो ठीक है। आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की थी कि क्योंकि हम जो हमारा ये रीजन है ये इतना मल्टी कल्चरल था कि बजाय इसके कि जो हमारे रिलीजन में था हम उसको फॉलो करते, हमारा ख़ानदानी निज़ाम जो है वो इस तरह का बन चुका है कि हम उससे हमने बाकी जगहों से चीज़ें ले ली हैं और हमें इसमें डिफरेंस करने का बहुत वक्त आ गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान हमारे साथ मौजूद थी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बढ़ती उम्र के साथ स्किन को झुर्रियों से बचाने और जल्द को खूबसूरत बनाने के लिए इंडिगो फेशियल का सहारा लिया जाता है। ये किस तरह होता है? साथ ही इनकर महक जो हैं वो गई डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा हुमैरा के पास, और फिर जो कुछ वो आपको दिखाते हैं। जी, तो हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे, और वक्त गुजरने के साथ साथ होता ही है कि रिंकल्स, फाइन लाइंस और कभी कभी स्कार्स हमारी स्किन पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात होती है। महंगे महंगे हम ट्रीटमेंट्स कराते हैं, लेकिन आज हम डॉक्टर आयशा हुमैरा के पास मौजूद हैं और मैंने सोचा कि इनके पास इंडिगो फेशियल है। तो ये फेशियल लेकिन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आपके स्कार्स, आपके फाइन लाइंस, आपके रिंकल्स, या आपको अगर कोई और भी स्किन का इशू है तो ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा। सिटिंग्स होंगी इसकी, लेकिन पहली सिटिंग में ही आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क है आपकी स्किन में। सो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको, डॉक्टर आयशा हुमैरा हमारे साथ मौजूद होंगी। ज़रा हम चलते हैं और आज हम आपको एक लाइव इंडिगो फेशियल होता हुआ दिखाएंगे, ताकि वो ख़वातीन जो कि सिर्फ समझती हैं कि ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा होता नहीं है, मैं चाहूँगी कि वो देखें और वो खुद एक्सपीरियंस करें यहाँ आकर और अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि उन्हें पता चले कि भाई ऐसी जादू की चीज़ें मौजूद है वाकई दुनिया में। तो आज ही ज़रा अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये इंडिगो फेशियल बेसिकली है क्या। तो जनाब वो मैजिकल फेशियल यानी इंडिगो फेशियल जिसके बारे में मैंने बात की थी, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है, चूँकि हर कोई आजकल इस फेशियल के बारे में बात कर रहा है, हर कोई चाह रहा है कि भाई वो करवाए। जाहिर है ख़वातीन का हक होता है खूबसूरत लगना। तो डॉक्टर आयशा मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं आयशा, ये इंडिगो फेशियल सबसे पहले तो जो घर में बैठी ख़वातीन है उनकी आसानी के लिए बताएगा बेसिकली है क्या ये? देखिए सबसे ज़्यादा कंसर्न क्या होता है आजकल, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे अवेयरनेस आ गई है, लोग एंटी एजिंग की बहुत डिमांड करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फेशियल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, आप सैलून्स पे भी होते हैं, डिफरेंट क्लिनिक्स पे भी होते हैं, लेकिन उन फेशियल्स के अंदर आपको टाइटनिंग नहीं मिलती। अच्छा। आपको एंटी एजिंग प्रोटोकॉल नहीं मिलता और इंस्टेंट नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो काफ़ी सारे सेशंस लेने के बाद आपको आपकी स्किन पे डिफरेंस फील होता है शुरू थोड़ा बहुत। लेकिन इस खास फेशियल के अंदर ये है कि अगर आपको कोई इवेंट है, आपकी शादी होने वाली है, आपके घर में कोई फंक्शन है, ईद आने वाली है, या कोई ऐसा
ओकेजन है जहाँ पर आप अपनी फाइन लाइंस को छुपाना चाहते हैं, आप अपनी स्किन को टाइट करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि फ़ौरन रिजल्ट्स आ जाएं, या आपके चेहरे के ऊपर एक्नी के स्कार्स हैं, गड्ढे हैं जैसे हम कहते हैं, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, या आपके मसाम बहुत ज़्यादा खुले हैं, यानी ओपन पोर्स के लिए भी है ये। एग्जैक्टली तो उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक फेशियल है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज लोग डिफरेंट घरेलू टोटके कर रहे होते हैं, लेकिन उससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अच्छा मुझे बताएं आयशा, इसकी भी सेटिंग्स होती हैं? नो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। अगर आप 1 सेशन लेके हैप्पी हैं या आप चाहते हैं कि आगे आप इसको कंटिन्यू करें, आप इसको 1 मंथ रखना चाहते हैं, आप इसको 2 महीने के बाद करवाना चाहते हैं, 3 मंथ, इट्स अप टू यू कि आप क्या चाह रहे हैं। ऑल्सो आपके प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे आज जो हमारे पास मॉडल हैं, इनके बेसिकली स्किन के ऊपर आप देखें तो पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ इनको ओपन पोर्स भी आपको चीक्स पे नज़र आ रहे हैं, ऑब्वियसली वाइट एंड ब्लैकेट्स हैं स्किन के ऊपर, और कहीं कहीं थोड़ा बहुत एक्नी भी है। तो ये एक ऐसा कस्टमाइज फेशियल है जो इनके तमाम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा। ऑल्सो इनके फाइन लाइंस बन रही है, इसको भी रिड्यूस करेगा, और स्किन जो आपकी लूज हो रही होती है बाय द टाइम लाइक 30 ईयर्स के बाद, अब मैं ये कहती हूँ कि हर खातून को, इवन के मर्दों को भी, अगर आप चाहते हैं कि आप बाद में किसी इंजेक्टेबल प्रोसीजर की तरफ नहीं जाएं, आपको लेटर ऑन कहीं बोटॉक्स फिलर की तरफ नहीं जाना चाहते, तो आप वक्त से पहले अपनी जो एजिंग है उसको स्लो डाउन करवाना शुरू कर दें। तो उसके लिए ये फेशियल बहुत आइडियल है। ऑब्वियसली इसमें कोई पेन नहीं है, कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, और आपकी स्किन ग्लो करेगी आफ्टर द फेशियल। डिमांड है, खवातीन आती हैं इंडिगो फेशियल का, एंड इंडिगो फेशियल तो इतना ज़्यादा आपने भी देखा है, आपके पास भी डिमांड आई होगी कि इंडिगो फेशियल पे आप बात करें, यू नो। सो ये तो बहुत आजकल फेमस हो गया, एंड डेफिनेटली वी आर द वन, हम जिन्होंने कस्टमाइज फेशियल जो है वो इन्वेंट किया है। मैंने बेसिकली अपनी सारी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए इसको इन्वेंट किया। सो आई पर्सनली लव दिस प्रोसीजर। चले भाई, अब ज़रा हम देखते हैं कि क्या एक्सपर्टीज़ इन पे यूज़ की जाती हैं। चलें जब हम प्रोसीजर स्टार्ट करने लगे हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, आप अपनी स्किन के साथ प्यार करें। जब तक आपको अपनी स्किन का पता नहीं होगा तब तक आप किस तरह से अपनी स्किन से प्यार करें, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनके रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, फाइन लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं। हमारी तरह वो ख़वातीन जो डेली बेसिस पे मेकअप करती हैं ना, उनकी स्किन पे वाइट हेड्स का आना बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। तो प्लीज़ अपनी स्किन का ख्याल रखें। अगर आपको महीने बाद, 2 महीने बाद ऐसे किसी एक फेशियल की ज़रूरत है जिसमें एक दफ़ा में सारी चीज़ों का इलाज है, तो प्लीज़ वो फेशियल ज़रूर लें, क्योंकि वो आपके लिए है, वो आपके चेहरे के लिए ना, ताकि आप मज़ीद खूबसूरत लगे। तो भाई मैं चाहूँगी ज़रा हम जूम इन करके दिखाएं कि इनका जो फेशियल है, इंडिगो फेशियल, वो स्टार्ट हो चुका है। और ये फर्स्ट जो स्टेप है, ये लाइक क्लिनजिंग। स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, सप्पल करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप जो है किसी भी फेशियल का, वो होता है हैंड या मैनुअल क्लिनजिंग। उसको हम स्किन को सॉफ्ट करते हैं। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके अंदर हम स्क्रबर का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रबर आपका बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपकी स्किन के ऊपर से एक्सफोलिएट कराता है, सुपरफिशियल डेड स्किन को रिमूव करेगा, आपके वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, उसको रिमूव करेगा, और इसके अलावा आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करेगा। देन थर्ड स्टेप हम जो करते हैं, उसके अंदर हम एक सोल्यूशन लगाएंगे इनके प्रॉब्लम को देखते हुए, जो कि इनकी पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट होगा, और डेफिनेटली इनके स्किन के पोर्स पे भी वो थोड़ा बहुत काम करता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके अंदर हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल रेडियो फ्रीक्वेंसी। और वो हम जब इनको करेंगे तो उससे इनकी इंस्टेंट कोलेजन प्रोड्यूस होगा इनकी स्किन के अंदर, और जो इनके पोर्स हैं वो इंस्टेंट क्लोज होंगे। इनकी स्किन के अंदर पोर्स का मसला, अगर किसी को स्कार्स का इशू होता है तो वो भी इंस्टेंट श्रिंक होते हैं, और आपके फाइन लाइंस होती हैं तो यू नो वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं। और उसके बाद फिर हम इनकी एक और स्टेप होता है, उसके अंदर हम इनकी ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करते हैं, ताकि आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आए बहुत अच्छा, क्योंकि आपने फेशियल लिया, और फेशियल का जो पर्पस है वो तो ये कि आप स्किन चमक रही हो जब तक स्किन ना चमके। सो उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है, उसमें हम एक शीट मास्क इनको लगाते हैं, और इसके साथ ख़ास जेई के हाथों का हम थोड़ा सा मसाज देते हैं फेस का, क्योंकि यू नो इनकी जो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। आपको भी पता है इंटरनेशनली जो लोग होते हैं, एंड शी इज़ फ्रॉम
फॉरेन कंट्री, तो इनकी जो टेक्निक्स है ऑब्वियसली वो डिफरेंट है। सो उसको देखते हुए आप जब उठ के बैठते हैं आफ्टर फेशियल तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। सही है, ठीक है जी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि इंडिगो फेशियल के हैं। तो भाई जब आप ये फेशियल करवाएं तो सिर्फ एक बात जहन में रखें, वो आपकी ये चीज़ होनी चाहिए कि आप अपनी स्किन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं होना चाहिए। लाइक हम जब फेशियल कराते हैं, चूँकि हमारा डेली का काम होता है कि जी हमने मेकअप करना है, तो हमारा ये होता है कि हमने अगर मंथ में एक दफ़ा लिया है तो हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे और फिर नेक्स्ट मंथ लाइक 15-20 डेज गुजारने के बाद दोबारा अपनी स्किन के लिए ना इस तरह की जगहों पर आते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी होता है ताकि आप जो हैं फ्रेश लगें वक्त गुजरने के साथ साथ। अगर स्किन ढल चुकी है, लटक गई है, रिंकल्स हैं स्किन पे, स्कार्स हैं किसी तरह के, या आपकी एक्नी पैदा होना शुरू हो गया आपकी स्किन के अंदर, क्योंकि एक्नी का पहला स्टेप होता ही है कि वो स्किन के अंदर होती है, तो इस तरह के जो फेशियल्स हैं वो इन तमाम चीज़ों का हल होते हैं। सर्दियों में होता ये है कि हमारी जो जिल्द है वो ड्राई हो जाती है, स्पेशली हमारी हील्स, हमारी जो एड़ियाँ हैं वो फट जाती हैं, होंठ फटना शुरू हो जाता है। फैसल, अच्छा आपको कोई एक प्रॉब्लम होती है सर्दियों में अपनी स्किन से रिलेटेड क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं, स्किन का ड्राई होके एंड देन उसका विदर अवे हो जाना, ये चीज़ होती है बहुत। अच्छा, और इस तरह हम समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसको हम बहुत मामूल की बात समझते हैं, ये बहुत मामूल की बात है, लेकिन आप देखें कि अगर हम इसकी केयर नहीं करते ना तो ये बदनुमा दाग बनना शुरू हो जाते हैं। एक ड्राइनेस का सर्कल आपकी बॉडी पे बनता है, डिफरेंट हिस्सों में बनना शुरू हो जाता है, और वो इसलिए क्योंकि आप फुल केयर नहीं कर रहे होते अपनी बॉडी की। अब आपने अपनी बॉडी को किस तरह से बचाना है, इसको नर्म और मुलायम कैसे रखना है, आपकी बॉडी पे कोई ड्राइनेस का साइन ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर खुर्रम मुशीर इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आपने इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, मुझे होता है ना ये? हाँ बिल्कुल होता है, सब लोगों को होता है, सब लोगों को एड़ियाँ फट रही है, खवातीन को ज़्यादा होता है और लड़कियों को ज़्यादा होता है, मर्दों को भी होता है। अच्छा, मगर एक इशू बड़ा ज़्यादा है, कराची में सर्दियाँ तो नाम की तो आ गई हैं, ठीक है, अगर नाम तो आ गया, काम की भी आ जाएगी। पता है, एक पब्लिक मुझे समझ में नहीं आता। देखो, कोई लंदन में पैदा हुआ हो, कोई पेरिस में पैदा हुआ हो, ठीक है, कोई गिलगित में पैदा हुआ हो, चलो उसको समझ में आता है कि जी उसको पसीना। आप कराची में पैदा हुए हैं, कराची में तो कराची तो है ही ट्रॉपिकल, और समझिए दिसंबर में माशाल्लाह, हाँ जी दोपहर में आप स्वेटिंग, ठीक है। अच्छा, मगर एक अजीब सी चीज़ है, यहाँ स्वेटिंग भी हो रही है आपको और हाथ पैर भी फट रहे, एड़ियाँ भी फट, क्वेटा की हवाएं भी आ रही हैं। अभी तो आजकल ऐसा मौसम है कि दिल करता है अच्छा 25 पे एसी चला दिया, बंद कर दो, अभी अच्छा दोबारा 21 में चला। बिल्कुल यही होता है, 25 में चला दिया, थोड़ा सा मजा आया, फिर एकदम सर्दी लगी, फिर। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ डाइट का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को अभी तक पता है। अच्छा जी, मेवे खाएं, सर्दियाँ आ गई, मेवे खा लें। अब वो कहते हैं जी फौरन गर्मी हो गई। अच्छा, मेवे खाने का मतलब ये कि आपका जो मुट्ठी है ना, अब एक मुट्ठी बराबर एक कॉम्बो बना लेना। हाँ, अब एक लड़की है तो उसकी मुट्ठी यूं नहीं होगी, ठीक है, तो खवातीन की मुट्ठी भी यूं हो जाती है, तो जब उनकी मुट्ठी यूं होती है तो फिर उनको एलर्जीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अपने हिसाब से। अच्छा, सेकेंड चीज़ वही हमारा मशहूर कि जी वो एक अब्दुल रहमान साहब हैं, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त रिसर्च की। उन्होंने कहा कि जी जो एक पक्की हमारी बनी है दूध और मछली, तो आपके ज़हन में भी था ना कि दूध और मछली खाएंगे तो वटिलाइगो होगा, ठीक है। अच्छा, शादियों में लोग जाएंगे, फ्राइड फिश भी खाएंगे और उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे, हाँ कुल्फा भी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, और वो कोई इशू नहीं है क्योंकि वो तो कुल्फा है, वो दूध नहीं है, ठीक है। मगर लोगों ने अब ये प्लानिंग की है, लोग पहले, अब उन्होंने बताया कि प्लानिंग लोग समझ गए, लोगों ने क्या किया कि जी फिश रखते हैं अगर मेन्यू में, तो साथ ही वो आहिस्ता सा शोर मचा देते जी उसके बाद तो कस्टर्ड है या आइसक्रीम है या इस तरह की चीज़ है, जो लोग खाएगा उसको फुलबेरी हो जाएगी। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। आप सही कह रही थी कि लोग अभी तक कहते कोई एक मछली है लाखों में, वैसी कोई मछली नहीं है, बिल्कुल भी। पता है, ये जीन में होता है, वैसे कोई मछली। मेरी अम्मी देख रही है प्रोग्राम को, मुझे बेचा ही करती है, वो कहती है बहुत खबरदार दूध पिया तुमने तो। नहीं अभी वो देखिए, लोगों ने इतना दिमाग में हमारे डाला है। देखिए, अगर आप थाईलैंड में देखें, मलेशिया में देखें, बांग्लादेश में देखें, लोग रोजाना मछली खाते हैं, फिर उसके बाद वो आइसक्रीम्स और कस्टर्ड सारे खा रहे थे। और हमारा भी यही है, घर में तो सब अम्मी सब कहेंगी जी दूध के साथ नहीं ठीक नहीं होता। होटल जाएंगे या कोई फंक्शन में जाएंगे तो फिर फ्राइड फिश होती है, उसके बाद कुल्फी भी सब खा रहे हैं, हमारी ज़बान में सब मंड देंगे। लेकिन अगेन वही ना, ये आपको बहुत पढ़ने की इस पे जरूरत है। और अगेन वही जो हम बात कर रहे हैं खुर्रम के, आपकी जो एड़ियाँ फटती हैं, आपकी जो इवन जो आपकी कोहनियाँ है ना, बिल्कुल कोहनियाँ, इसका क्या हल है? अच्छा जी, पहली बात तो ये कि जब सर्दी
सर्दियाँ आती हैं, आप नहाना शुरू करें तो एक बकेट में पानी लें। कराची में वैसे ही आपको पता है माशाल्लाह पानी है ही नहीं, तो नहाना फिर भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बकेट में पानी लेना है, 1 चमचा आप मीठे बादाम का तेल डाल के उससे नहाएं, ठीक है। सेकंड, आप जब भी नहाने से पहले पूरी बॉडी पे ना हल्का सा एक, आज हम दिखाएंगे भी हल्का सा मॉइस्चराइजिंग लोशन। क्यों ना हम चलें की तरफ, आज तो हम किचन की जानिब रुख करते हैं। एंड बाय द वे, ये जो आपने बात की थी भाई, पानी है जी, पानी बहुत है कराची में जी, बिल्कुल मिलता नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है सर, मैनेजमेंट सही कह रहे हैं, मैनेजमेंट बहुत है। हाँ यार, अच्छा तो मेन चीज़ पता है मैं आपको बताऊँ, आपने देखा होगा सड़कें भी माशाल्लाह बन गई हैं, वो इस तरह से बनी है कि जैसे वो पिज़्ज़ा की क्रस्ट नहीं लगा देते कि वो 2 मिनट में उतर जाए, तो वो बड़ी ख़तरनाक चीज़। अच्छा जी, बड़ी सिंपल सी चीज़ एक बनाएंगे सर्दियों के मौसम के हवाले से। आपकी एड़ियाँ, कोनियाँ, जैसे आप बता रहे थे, सारा कोनियाँ, एड़ियाँ, नकल सारे ड्राई हो जाते हैं। बहुत से देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि देखिए ये है बीज वैक्स, शहद की मक्खियों का छत्ता। हम उसको वहां दिखा सकते हैं। अच्छा यहाँ दिखाते हैं, ये देखिए शहद की मक्खियों का छत्ता, ये बीज वैक्स है। अच्छा, ये लिप बाम के भी काम आता है अगर आपके नॉस्ट्रल्स में खुश्की है, हाथ पैर फट रहे हैं। आपने क्या किया जी, इतनी क्वांटिटी में आपने बीज वैक्स लिया, ठीक है। ये होठों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त लिप बाम भी है, ठीक है। इसके बल्कि इसको डायरेक्ट इस तरह से करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करेंगे जी बकरी के दूध की क्रीम, ठीक है। ये बड़ा खालिस दूध की बनी हुई है, ठीक है। और लिटरली ये आपकी स्किन को और आपकी बॉडी को ड्राइनेस से रोकेगी। और देखिए, अंदर खाने के अलावा लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, 5 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी बॉडी पे, एक तो आपके रिंकल्स जो आना शुरू हो जाते हैं सबसे पहले वो नहीं होगा, आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी। थर्ड, एड़ियाँ आपकी और कोनियाँ जो फट रही होती हैं वो, और बेरंगा हो रहता है वो, ठीक है। और थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे जी कोई सा भी, या तो जैतून का तेल या नारियल का तेल, ठीक है। ये देखिए तकरीबन 2 चमचे है ना, ठीक हो गया, 2 चमचे, ठीक है। और उसके साथ डालेंगे बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में, बिल्कुल थोड़ी सी पानी जी, नहीं ये शक्कर, ओके जी। ये देखिए, ये आपकी स्क्रबिंग भी करेगी। ये आपने तकरीबन आधा चमचा, ठीक है, ये मिक्स किया आपने, ठीक है। इन चीज़ों को मिक्स करके, ये बकरी का दूध है, टोटल उसकी क्रीम है, ठीक है। ये शहद की मक्खियों के छत्ते का है, ठीक है। इनके साथ ऑयल आपने मिक्स किया जी। ये देखिए, अभी ये मिक्सचर एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक क्रीम तैयार होगा। और ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त ये आपकी ड्राइनेस, आप नहाने से पहले बच्चों को जिनको एक्जिमा हो रहा होता है, जिनको सोराइसिस हो रहा होता है, जिनको सेबरिक डर्मेटाइटिस हो रहा होता है, जिनकी एड़ियाँ फट रही होती हैं, या ख़ास तौर पे एक डिजीज़ बहुत आपने अक्सर सुना होगा कि पूरी स्किन आपकी पूरी रैशेस के साथ अर्टिकेरिया जी, दौड़े जिसको कहते हैं ना, वो डेवलप होता है। तो आपने ये मिक्सचर बनाया, ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर, और मैं इसको हल्का सा लगा के आपको, ये देखिए पूरा आपने ब्लेंड किया। ब्लेंडर में करते तो और क्वांटिटी थोड़ी कम थी, तो इसलिए हमने इसको ब्लेंडर में करना ज़रा वो होता। अच्छा देखिए, अब ये मिक्सचर तैयार है, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए आप, ठीक है। अब ये बड़ा ज़बरदस्त, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ब्रिटेन की, अमेरिका की, वो जैसे मैं एक नाम नॉर्मल लेता हूँ, बूट्स है, वो सारे का, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही एक्सट्रैक्ट है। वो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं और ये इतनी नरम और इतनी आपको कम कीमत मिलेगी। और ये मिला के आप पूरे हाथों पैरों, और ख़ास तौर पे मैं एक दिखाऊँ कि अगर आप ख़वातीन का क्या होता है कि बहुत सारा जब भी मेकअप कर रही होती है तो वो मेकअप का सामान कहीं सस्ता मिलता है तो बहुत सारा वो ख़रीद लेती है, ठीक है। तो लिपस्टिक वगैरह एक्सपायर्ड हो जाती है, ठीक है। तो लिपस्टिक जब एक्सपायर्ड होती है वो लगाती है तो उनके बड़ा ज़बरदस्त क्रैकी लिप्स होते हैं। तो अगर वो एक्सपायर्ड भी लगा गई हैं तो, और लगा भी नहीं, तो अगर ये सिर्फ थोड़ा सा करके और पूरे लिप्स पे अगर लगाएंगी ना, देखिए मैं अभी मर्दों और औरतों दोनों के लिए आपको इतना रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और आपके लिप्स बड़े शाइन करेंगे नेचुरली। फिर आपको लिपस्टिक रात को लगा के सो जाओ। और एक और आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं जी, ज़बान को मुस्तकिल होंठों पे फेरते रहते हैं या नोचते रहते हैं, उससे उनका बड़ा एक्जिमा हो जाता है। तो एक्जिमा को ये ख़त्म करेगा। सेकंड चीज़, आपकी प्रीमेच्योर एजिंग, यंग लड़कियां होती हैं, खुरदरी स्किन, यहाँ पे सारे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हाथ पैर फट रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बॉडी पे एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, जो टीनिया कहते हैं। और एक और चीज़ ददौड़े हमने बताई। और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी फिश की तरह स्किन हो जाती है, मछली की तरह स्केली स्किन, तो उसको ये बिल्कुल क्लियर। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप आए। और देखें, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होता है मार्केट में, लेकिन आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो आप सस्ते में छूट जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
दुनिया भर में इनकलाब बर्पा करने वाली रोबोटिक सर्जरी ने अब पाकिस्तान में भी मुश्किल ऑपरेशंस को आसान बना दिया है। सेंट इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट पे रोबोटिक हार्ट मुख्तलिफ नौयत के ऑपरेशंस मुफ्त कर रहे हैं और सक्खर में भी SIUT ने यह सहूलत फराहम कर दी है। मुदस्सिर नज़ीर ने इस पर रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखा दें। रोबोटिक सर्जरी एक्चुअली में एक बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा इलाज है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, चाहे वो सर्जरी जनरल सर्जरी हो, यूरोलॉजी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, कार्डियक हो, ENT हो, गायनी हो, ये सारे वो शोबे हैं जिसमें ये रोबोटिक सर्जरी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। SIUT में रोबोटिक टेक्नोलॉजी 2017 से काम कर रही है। 2022 में हमारा एक डेडिकेटेड रोबोटिक सेंटर SIUT में कायम हो चुका है और अभी तक हमने अपने इस रोबोट से कोई 700 से ज़्यादा केसेस कर लिए हैं। और अगर हम पुराने रोबोट को भी शामिल करें उनके रोबोटिक केसेस को, तो कोई हमने 1200 के करीब रोबोटिक सर्जरी SIUT में हमने कर ली। सबसे बेहतरीन एडवांटेज रोबोटिक सर्जरी का ये है कि एक तो इसमें कोई इंसिजन नहीं होता, कोई चीरा नहीं लगता, छोटे छोटे की होल से ऑपरेशन होता है। खून का ज़ाया होना समझ लें कि बहुत ही मामूली खून का ज़ाया होता है। मरीज़ जो होता है, ज़्यादातर मरीज़ दूसरे दिन घर चले जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो ये है कि मरीज़ जल्द से जल्द अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लेता है। जो मुश्किल सर्जरी, स्पेशली जो बड़ी सर्जरी हैं, कैंसर सर्जरीज हैं, चाहे वो आंत के कैंसर्स हों, स्पेशली आंत के निचले हिस्से के कैंसर्स हों, और जब बच्चेदानी का ऑपरेशन हो ख़वातीन में, या फॉर दैट मैटर हर्निया का ऑपरेशन हो, तो इस मुख्तलिफ नौयत के ऑपरेशन, तकरीबन हर नौयत का ऑपरेशन जो हम वैसे ओपन सर्जरी में करते हैं वो हम रोबोटिकली कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के ऑपरेशन और मसाने के कैंसर के ऑपरेशन, इसके रिज़ल्ट रोबोटिक सर्जरी के अब जो नई तहकीक है वो बता रही हैं कि इस बेहतर है अगर हम उनको कंपेयर करें ओपन सर्जरी के साथ। आगे जाके उनका कैंसर कंट्रोल भी इस टेक्नोलॉजी से नई तहकीक के मुताबिक बेहतर साबित हुआ है। ऑपरेशन की नौयत में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो एक आम तौर से जो ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, अंदर का ऑपरेशन की नौयत वही होती है। सर्जन जो है वो डायरेक्टली पेशेंट के साथ, उसके जो हमारा ऑपरेशन टेबल है उसके साथ नहीं खड़ा होता, बल्कि एक कंसोल होता है, उस पर होता है, और उसके कुछ फासले पर ही, बिल्कुल सामने ही होता है मरीज़, लेकिन ये कुछ फासले पर वो रोबोट के आर्म्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये सर्जन के लिए ऑपरेशन के कुछ हिस्सों को आसान बना देता है। पेट के अंदर के हिस्से, स्पेशली जो निचले हिस्से हैं, जो सर्जरी के दौरान ज़्यादा मुश्किल नौयत होती है उन तक पहुँचना, इवन ओपन सर्जरी में जो है, चूँकि वो गहरे जगह पर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लंबे चाहिए होते हैं, तो उसको ये इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और उसके अलावा विजुअलाइजेशन, तो उसमें जो हम विजन जो होता है हमारा, जो वो बहुत अच्छा होता है। ये 3D विजन है, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप एक दूसरे को देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अंदर हमें पेट के बहुत अच्छे से और डिटेल में, चूँकि वो जूम कर सकता है, हम बड़ा इमेज देख सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें सर्जरी करने में बहुत मदद मिलती है। चूँकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में, यकीनी तौर पे मरीज़ जो है वो पहले हम मरीज़ों के साथ पूरी एक डिस्कशन करते हैं। मेरे हिसाब से 90% से ज़्यादा वो मरीज़ होते हैं जो कि इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। रोबोटिक सर्जरी जैसे जब शुरू में आई थी तो ये बहुत एक्सपेंसिव थी,
और अभी भी ये दूसरी मोडेलिटी से एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके एक्सपेंसेस को कम करने का बहुत अच्छा और आसान तरीका ये है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरी की जाए और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग इस पर सर्जरी करें। SIUT चूँकि मेन गुर्दे का इदारा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जनरल सर्जरी की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अभी हमारे 2 रोबोट SIUT में काम कर रहे हैं, जिसमें गुर्दों के अलावा गुर्दों की बीमारियाँ हुई, मसाने की बीमारी हुई, गुदूद की बीमारी हुई, वो हम रोबोटिक सर्जरी से इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो जनरल सर्जरी की टीम है वो भी इस रोबोटिक सर्जरी का इलाज अपने मरीज़ों को फराहम कर रही है। अभी हाल में ही हमने अपना एक नया रोबोटिक सेंटर का इफ्तिताह किया है, वो है सक्खर में, और 10 से 12 सर्जरीज हो चुकी हैं। तो अगर हम सक्खर में रोबोटिक सर्जरी करेंगे तो वहाँ से जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं वहाँ के मरीज़ों को इस हवाले से फ़ायदा होगा कि वो कराची आने के बजाय वो सक्खर में जाएंगे और रोबोटिक सर्जरी कराएंगे, तो उनको एक तो उनके घर से करीब होगा और उन पे यहाँ आने जाने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उससे बच जाएंगे। अब हमारे पास कोई 10 से 12 रोबोटिक सर्जन ट्रेंड हैं। हमारा एम ये है कि हम अपनी इस टीम को और आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा सेंटर जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होगा और बाहर के जो पड़ोसी ममालिक के सर्जन्स हैं वो भी अगर यहाँ आना चाहें तो हम उनको भी ट्रेन करें। तो आगे बढ़ते हैं हम। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो तवज्जो की। कराची की डाउ यूनिवर्सिटी में मुल्क भर के होनहार तलबा ने अपने मुनफरिद प्रोजेक्ट्स पेश किए हैं। तफसीलात सैयदा जीनत की रिपोर्ट में। 40 जामियात और 340 से ज़ायद मुनफरिद प्रोजेक्ट्स। कराची की डाउ यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात की काबिलियत को जांचने का मेला सज गया। ये एग्जीबिशन है क्या, आइए आपको भी दिखाते हैं। डाइस हेल्थ एक प्लेटफॉर्म है जिसका सालाना कंपटीशन होता है बच्चों में। आपने जैसे देखा इस साल 500 प्रोजेक्ट्स आएंगे, हमारा 7वां कंपटीशन है। इसमें बच्चे सारे पाकिस्तान से अपने प्रोजेक्ट्स लाते हैं विच आर कमर्शलाइजेशन रेडी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी उसी तरह हमने तकरीबन 500 प्रोजेक्ट यहाँ पे आए हैं। उसमें से 350 हमने डिस्प्ले किए हैं और 40 यूनिवर्सिटीज़ पूरे पाकिस्तान से हिस्सा ले रही हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, आम ज़बान में फ्रूट फ्लाई जिसे कहते हैं, हम उसे बहुत सारे जो है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशंस में इस्तेमाल किया जाता है इन छोटी मक्खियों को। ये जो मक्खियाँ हैं ये अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट में अलग अलग स्टॉक सेंटर्स के थ्रू डिस्पैच होती है और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम फर्स्ट इस्लामिक फ्लाई स्टॉक सेंटर डेवलप करना चाहते हैं। हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली है बायोरफ। इट्स अ वूंड हीलिंग स्प्रे जो एक्सीडेंट्स मोस्टली जो कि एक बाइकर का कॉज होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, इवेंचुअली डेथ हो जाती है। उसके लिए हमने एक फर्स्ट एड लॉन्च किया है जो कि आप एक्सीडेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सीडेंट टू द ट्रॉमा सेंटर, वो जो टाइम वो रीच करे उसमें जो ब्लड लॉस होता है उसको रोकने के लिए इसको हम इतना पोर्टेबल बनाएंगे कि अब बाइकर कैन ईजिली हैंडल इट, अपने साथ रख सकता है। हम चाह रहे हैं कि हम दरख्तों को बचाएं, वी शुड सेव द ट्रीज़ एंड वी आर promoting this initiative of Kelly Paper support us। न्यूरोलॉजिकल मसाइल होते हैं तो उनके हाथ कब आते हैं, उन हाथों के कब आने की वजह से वो अपनी जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं कर पाते, जैसे लिखना हो गया, कोई चीज़ उठानी होगी, कोई होल्डिंग होगी। तो हमने क्या किया, हमने एक कम्प्लीटली डिफरेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करा है। उसके अंदर हमने वाइब्रेटरी एंड जो है वेट वाला मैकेनिज्म ऐड किया है, जिसके ज़रिए से काउंटर फोर्स मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास ट्रिमर्स जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं एंड द पेशेंट इज़ एबल टू डू इट्स डेली लिविंग्स बैक टू नॉर्मल। ये हमारे पास एक प्रोस्थेटिक हैंड है, इसके अंदर और हमारे जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एक तो प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है इंटरनेशनल मॉडल वो इस वक्त तकरीबन 20 से 25 लाख का अवेलेबल है, हम इसको तकरीबन 4 से 5 गुना कम कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमायोग्राफिक सेंसर जो है EMG सेंसर वो यूज़ किया गया है, जो एक ही सेंसर है जिसके ये ओपन एंड क्लोजिंग का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है।
तो यहाँ पर जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स पेश किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं और मैं यही रिसर्च कर रहा हूँ। लाइक आप ये देख सकते हैं बायोनिक हैंड का, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आज हो रही है, तो होप फॉर गुड। मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे जो हैं वो इस तरह से कमाल का काम कर रहे हैं और मतलब इवेंचुअली थिंग्स आर मूविंग अप। मुख्तलिफ अक़साम के बेहतरीन आइडियाज़ पर मबनी इन प्रोजेक्ट्स पर मुतादिद कंपनीज़ की जानिब से तलबा और तालिबात को खूब पज़ीराई मिली है। जामियात के इन बच्चों का कहना है कि इस तरह के एग्ज़िबिशन से उनकी हौसला अफजाई होती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ सैयदा ज़ीनत, समा, कराची। जी, तो जैसे हमने आपको बताया था कि टैलेंट की कमी नहीं है और ये वो आप इनको प्रोजेक्ट्स कह लें, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी ये इनमें बहुत सारे होते हैं। बेसिकली ऑल्दो कि इनमें से बहुत कम जो है वो मटेरियलाइज होते हैं इनके आइडियाज़, बट द थिंग इज़ कि एटलीस्ट हम सोच रहे हैं। आपको पता है मैं बहुत अच्छे तरीके से कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इट्स मोर देन 50 to 60%, ये भी बहुत कम कर रहा हूँ मैं, कि रेक्टिफिकेशन पे सारे मामला जाते हैं। हम वी आर नॉट हमें नहीं बताया जाता कि हम क्रिटिकल थिंकिंग करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें। बेसिकली क्रिटिकल तो एक साइड पे, हम थिंकिंग भी करें, हम सोचें भी, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि जो मैंने जो किताब में वही लिखे आप लेकिन अच्छा, प्लीज ऐसा ना। बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी नई नस्ल है, जो हमारी नई जनरेशन है, वो कुछ हटके सोच रही है और उसको अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप वही सीखें और सिर्फ वही पढ़ें जो आपकी किताब में। बाज़ों का जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, जब आप ऑडिशंस के लिए जाते हैं, तो जो किताबें आपने रटी होती हैं, जो पढ़ी होती हैं, वो तो होता ही नहीं है ना। आपका एक्सपीरियंस बोलता है, आपकी सोच, आपकी जो नई सोच है, जो नई थिंकिंग है, वो सामने वाले को बताती है कि आपका कैलिबर क्या है। क्योंकि अगर आपको इसी बुनियाद पे हायर होना है, बाय द वे हम इस पे आगे चल के कभी एक सेगमेंट भी करेंगे कि आपने हायर किस तरह होना है अच्छी तरीके से और लोग क्या एक्सपेक्ट करके जाते हैं। बिकॉज अगर हायर करने वाले ने आपकी डिग्री देख के, CV देख के ही आपको हायर करना है, तो फिर आपको इंटरव्यू पे बुलाने की जरूरत नहीं है। तो आपको व्हाट्सएप पे भी आपकी CV देखी जा सकती है, एज इजी एज दैट। बिल्कुल। अच्छा जी, अभी अगली खबर है कराची से ही, जहां हुआ पेट शो का इनेकाद, जिसमें चरिंद, परिंद, शेर, कछुए और मुख्तलिफ नस्ल के जानवर एक जगह इकट्ठे हो गए। बताएं, एक जगह सारे जानवर जमा हुए। अच्छा जी, शहरियों ने खूब एंजॉय किया। खिजर आजम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास बर्ड है शाहीन फैल्कन। लोगों में एक बड़ा मशहूर है कि शाहीन जो है एक बहुत बड़ा परिंदा होता है और उसकी टांगें वाइट होती हैं, मुंह वाइट होता है, बाकी ब्लैक होता है। वो असल में पाकिस्तानी बर्ड नहीं है, वो बाल्ड ईगल होता है, जो कि बर्फ़ का परिंदा है। अल्लामा इकबाल साहब ने भी जिसके बारे में कहा, ये वो शाहीन ये होता है असल में, वो शाहीन जिसका ये पूरी उम्र का है, अपने से कोई इसका साइज़ बड़ा नहीं होगा, ये इसका फुल साइज़ है। इसकी उड़ान की रफ्तार होती है, जब ये शिकार के ऊपर अपना परिंदा हवा में जब ये स्टूप मारता है, मतलब शूट मारता है, तो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। स्टेपी ईगल है, जो कि हमारा इंडिया से माइग्रेट करके इधर आ जाता है हमारे ठंडे मौसम में। जब वहाँ पर सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है और शिकार कम हो जाता है, तो फिर ये थोड़ा थोड़ा आगे होकर हमारी ये पाकिस्तान की सारी टेरिटरी में यहाँ पर फिर ये अपना सीज़न, ब्रीडिंग सीज़न और सारा अपना टाइम गुजारते हैं। इंपीरियल ईगल है। इंपीरियल ईगल हमारा यूरोपियन कंट्रीज से होता है, ये बहुत दूर दूर से माइग्रेट करते हैं। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल है ये भी हमारा माइग्रेटेड बर्ड है और ये उमूमन खरगोश और लोमड़ी जो होती है इनके शिकार करता है। ये दुनिया का सबसे नंबर 1 टॉप ईगल है गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल जो कि मारखोर और बकरों वगैरह का शिकार करते हैं। ये पंजा इसमें इतनी जान है कि हमारे हाथ की कलाई को सेकंड्स के अंदर तोड़ सकता है अगर ये शिकार के हैसियत से पकड़े। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेट्स जो हैं वो लाई गई हैं, जहाँ पर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डॉग्स के पेट शो हुआ करते थे या बर्ड्स के पेट शो हुआ करते थे। यहाँ पर अंडर वन रूफ हर जानवर का पेट शो किया गया है, जिसमें आपको बर्ड्स भी नज़र आएंगे, आपको मंकीज़ भी नज़र आएंगे, आपको लायंस भी नज़र आएंगे, आपको टाइगर्स भी नज़र आएंगे, आपको हिरन भी नज़र आएंगे। ये हस्की है, साइबेरियन हस्की। अभी 1 महीना हुआ है इसको मुझे खुद लिए हुए। वैसे कभी कभार ये काटता है, लेकिन अब ऐसे हम इवेंट्स में लाएंगे ना, उसके बाद फिर ये थोड़ा सही हो जाएगा। तो मैं ऐसी जगहों पे थोड़ा ज़्यादा ला रहा हूँ कि थोड़ा सोशलाइज हो जाए, अच्छे से साइकोलॉजी थोड़ा सही हो जाए ना। मैंने सारे पैरोट्स देखे, पीकॉक,
सारे एनिमल्स, ज़ेब्रा, लॉइन और सारे मंकीज वहाँ पे जो है बहुत मज़ा आ रहा है। जब तक इसकी चोट नहीं आती तब तक सही है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नॉलेज भी मिल रही है और डर भी लग रहा है। चैलेंज ये भी लेंगे एक ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे मजीद भी आपसे बातें करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। फैशन की दुनिया में आए रोज़ होता यह है कि नित नए डिज़ाइंस होते हैं कपड़ों के जो कि हमें परेशान कर देते हैं कि भाई हमने अब क्या पहनना है और क्या वापस उठा के रख देना है, क्या है जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाए अपनी वार्डरोब से और क्या है ऐसा कौन सा नया डिज़ाइन है जिसको अपनी वार्डरोब में इन करें। सो कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा चलते रहते हैं, यानी हमारी अम्माओं के दौर से चल रहे हैं और अभी तक वो चल ही रहे हैं और मुझे लगता है कि कल को जब हमारी बेटियाँ बड़ी हो जाएंगी ना तो वो भी कहेंगी कि भाई ये जो हमारी अम्मा पहनती है ना ये अभी तक बहुत ट्रेंडी है। ऐसे में ख़वातीन जानना चाहती हैं कि जो स्पेशली आजकल का फैशन है और अब हम देख भी रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में होता ये है कि वन शेड आपने पहना हुआ है उसके ऊपर आप एक शॉल ले लेते हैं, वो भी बड़ा क्लासी लगता है। लेकिन सर्दियों के मौसम के अलावा शादी सीज़न भी है, तो शादी सीज़न में हमने कौन से कपड़े पहनने हैं, क्योंकि कहते ये हैं कि शादियों में ख़वातीन को ठंड नहीं लगती इसलिए वो हाफ स्लीव स्लीवलेस पहन लेती हैं। हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर अस्मा वाजिद सिद्दीकी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। उन्हें आप उनकी पूरी वार्डरोब इस वक्त मेरे साथ है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसा ऐसा करके अस्मा से बात भी करूँगी, क्योंकि एक बजट ख़वातीन के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, उन्होंने बजट भी मैनेज करना और फिर बचत भी करनी है। तो अस्सलाम वालेकुम अस्मा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए कैजुअल ड्रेसेस के हवाले से अगर मैं बात करूँ, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि डेली जिन्होंने ऑफिस जाना होता है, जिन्होंने डेली जॉब पे जाना है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि भाई क्या पहने, कौन सा कलर सेलेक्ट करें। स्पेशली हम सर्दियों की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि एक्चुअली वो निकलती डे टाइम में है और सुबह में सर्दी होती है, बीच में फिर गर्मी, फिर क्योंकि कराची का वेदर ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती भी नहीं है। सही है। और उसके अलावा अब तो ये इतना अच्छा है कि आपका ये पूरा प्लेन सूट है या एक आपने सिर्फ कुर्ती बनवाए, ट्राउजर्स आपके मैंने ब्लैक ऑफ वाइट बेज ये 3-4 ट्राउजर्स रखे, उस पे आप टॉप चेंज करते हैं और उस पे आप शॉल भी लेते हैं, बड़ी क्लासी सी लुक आती है आपकी। अच्छा, अब तो शॉल का भी ट्रेंड खत्म ही हो गया है, छोटे छोटे से स्कार्फ इतने अच्छे स्टॉलर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे से, क्योंकि समटाइम्स ऑफिस में अब बड़ी बड़ी शॉल्स होती हैं, वो कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा अस्मा, ये जो आपकी वार्डरोब है, मुझे सबसे पहले तो अपनी वार्डरोब की खास बात बताएं कि आपकी वार्डरोब की, क्योंकि हर जाहिर सी बात है हर डिजाइनर की एक अपना एक उसका वो होता है ना, एक सिग्नेचर होते हैं उसकी ड्रेसेस में। तो आपके ड्रेसेस में हम क्या चीज सिग्नेचर देख सकते हैं? देखिए, मेरे पास मेन फोकस मेरा जो है वो वर्किंग वुमेन और कैजुअल, आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी जो है वो यूनिफॉर्म्स नहीं हैं, तो उनको कुर्तीज चाहिए होती हैं। कुर्तीज चाहिए होती हैं, सही है, जो आप इजीली यूनिवर्सिटी में भी पहन ले और ऑफिस में, और फिर अब वो आपके बजट में भी आ रहा है। बजट में भी ये सबसे अच्छी बात है कि भाई हर रोज पहले एक होता था वो चला लेते थे, अब तो हर दफा नया नया बजट और बचत बड़ी जरूरी होती है कपड़ों को मद्देनजर रखते हुए। अगर मैं बात करूँ अस्मा, अगर मैं जरा ड्रेसेस निकाल के दिखाना शुरू करूँ, जैसे ये प्रिंट है, सो ये जो है ये ब्लॉक प्रिंट है, ये ठीक है जी। अच्छा, ये कुर्ती अगर जैसे मैं खरीदना चाहूँ तो मुझे कितने में मिल जाएगी? ये आपको 2800 की मिल जाएगी, जिसके नीचे आप ब्लैक ट्राउजर भी पहन सकते हैं, बेज भी पहन सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी, कोई भी ट्राउजर आप वेयर कर सकते हैं, जीन्स वगैरह भी पहन सकते हैं, इसकी बैक पे भी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं प्रिंट को अवॉइड करूँ, क्योंकि प्रिंट एक आपने पहना है उसी की रेप्लिका और इतने सारे फर्स्ट कॉपी सब कुछ आ जाता है, तो वो कॉमन आ जाता है, किसी को पता ही नहीं होता उसने 8000 वाला सूट पहना है, उसने 800 वाला पहना। ये ना, मैं जब महंगे कपड़े खरीदना तो मेरी भी कहती है ये 2 महीने के बाद इतना सस्ता हो जाएगा तो मैं रोना आएगा, तो इतना महंगा थोड़ा खरीदा है। ये ब्लॉक पे किया है या प्लेन फैब्रिक को इस तरह से, जैसे ठीक है लेट्स सपोज ये है, ओके। अब ये वाइट शर्ट, ये देखें ये कितना माशाल्लाह, एक तो सफेद रंग वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है मुझे, और ये ऊपर से वैसे ही इतना जबरदस्त स्टिच हुआ है, एम्बेलिशमेंट काफी ज्यादा हुई हुई है ना। तो अब ये है कि आप आजकल जैसे मिलाद का सीजन है, इसी पे आपने कलरफुल दुपट्टा ओढ़ लिया या शॉल या चुनरी का दुपट्टा इस पे बड़ा सूट करेगा। अच्छा अस्मा, मुझे बताएं कि अगर आप सिर्फ व्हाइट शर्ट ले रहे हैं तो उसके नीचे कौन सा ट्राउजर जो है बड़ा अच्छा लगेगा? किस कलर? मैं तो कोशिश करूंगी कि व्हाइट पे व्हाइट ही पहने, क्योंकि वो फिर एक साथ आप कोई भी पहनेंगे तो बहुत कंट्रास्ट हो जाएगा। या फिर आजकल वो व्हाइट बड़ी प्यारी सी शलवारें चलेंगी, इसके पॉइंटों पे बड़ा काम हुआ है ना, मल्टी शेड का काम हुआ है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि अगर मैं देखूं ये ड्रेस की, इट्स 3 पीस जी, ठीक है,
तो ये भी देखिए वन शेड का, जो सिंगल शेड का सूट होगा ना उसकी एक अलग ही लुक आती है, वो बहुत प्यारा लगता है और माशाल्लाह कलर भी इतना जबरदस्त है। अच्छा, इसी हम चीज को किसी और भी कलर पे लेकर आ सकते हैं। में जिस कलर में, ये मेरे पास रॉ सिल्क में है, ठीक है, इसको लॉन, कॉटन, खद्दर, जो जिस फैब्रिक पे करें, दुपट्टे में भी इसकी एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, ठीक है, और नीचे दामन पे भी हुई है। अच्छा, मुझे ये ट्राउजर्स पे भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो रॉ सिल्क होती है सर्दियों में वो इजीली आप कैरी कर सकते हैं? जी, एक्चुअली पहले आती थी रॉ सिल्क, वो बहुत स्टफ कपड़ा होता था। अच्छा। अभी जो रॉ सिल्क, पाकिस्तानी रॉ सिल्क एक आ रही है, वो आपके बजट में भी आती है, इकोनॉमिकल भी होती है और वो थोड़ा सॉफ्ट, वो मिड समर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ विंटर तो सिर्फ रात की ही होती है, दिसंबर होती है ना। हाँ, और अच्छा ये वैसे दिसंबर जनवरी क्या ये वैसे कराची में ही होती है, वही लाहौर में बहुत ठंड होती है। हालांकि इतना शौक होता है विंटर के, स्टफ इतने प्यारे प्यारे होते हैं, कलर्स इतने प्यारे होते हैं, लेकिन वो बनाओ तो आप सिर्फ चंद दिनों का पहनना। अच्छा, वैसे ये भी एक बात है भाई, जितनी खवातीन हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, बहनें मेरी, बेटियाँ, माएँ, आप जब सर्दियों में कपड़े बनाएं तो ये सोच के बनाएं कि उसको आपने अपनी स्वेटर के नीचे, अपनी शॉल के नीचे उस डिजाइन को छुपा नहीं लेना है, वो आप ऐसे कपड़े पे बनाएं कि एटलीस्ट आप दिखा सके भाई हमने पैसा लगाया है। अच्छा, ये बताएं, चिकन पे है, ठीक है, ओके, इसके ऊपर जो है मोटिव्स हैं। हाँ, इस पे आप ब्लैक भी पहन सकते हैं, ब्लैक ट्राउजर भी, बेज भी पहन सकते हैं, इस पे तो कोई ऐसा कोई भी चल सकता है, सही है। और जस्ट अगर ये कुर्ती खरीदी जाए तो क्या इसके चार्जेस होंगे? ये 3000 के। देखिए रीजनेबल भी है, एलिगेंट लुक भी है, हाँ पूरा चिकन फैब्रिक है, एलिगेंट इसका लुक भी है, रीजनेबल भी है, अपनी मर्जी के मुताबिक आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अच्छा, अब जरा हम आ जाते हैं थोड़े फैंसी ड्रेसेस की तरफ, वो भी बड़ा ज़रूरी है भाई, उस पर भी बात करना। जैसे कि ये ब्लैक मेरा फेवरेट तरीन कलर है, काला बड़ा अच्छा लगता है, कोई भी फंक्शन हो काला पहले आप, और काला ना बुरा भी नहीं लगता, डे नाइट दोनों में चल जाता है। और फिर इसके अलावा ये कि अगर आप हैवी हैं, जो हमारे यहाँ की एशियन कंट्रीज, वो आप पतले लगना शुरू हो जाते हैं, पतले लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाइक जैसे अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं ये बाजुओं पे से काम हटा दूँ और सिर्फ जो है नीचे, ओके, आप सिर्फ ये काम करना चाहें ये कर ले, पूरा फुल करना चाहें, ये तो हमने एक सैंपल के तौर पे बनाया, जो मेक टू ऑर्डर होता है उस हिसाब से हम इसमें चेंजिंग्स। अच्छा अस्मा, ये जो कपड़ा है, ये जो फैब्रिक है, ये क्या सर्दियों के सीजन में मैं शादी के इवेंट पे जा रही हूँ, शाम का फंक्शन है, इजीली पहन सकते? बिल्कुल पहन सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइनिंग जो है, एक्चुअली मेरे ज़्यादातर यूएस जाता है, वहाँ पे लोग फुल लाइनिंग, हमारे तो होता है ना कि हम लोग फ्यूजन भी पहन लेते हैं, वहाँ जब वो देसी कपड़े पहनते हैं ना, तो उसको वो प्योर देसी पहनते हैं, प्योर देसी। तो हम लोग तो यहाँ पे तो स्लीवलेस अंदर लाइनिंग होती है, वहाँ अगर जिसको चाहिए तो लाइनिंग लगवाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ टेलरिंग ज़रा सी ऑल्ट्रेशन भी बहुत महंगी पड़ती है। तो हमने इसके नीचे लाइनिंग फुल की हुई है, तो ये आराम से आप इजीली कैरी कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 पीस है। अच्छा, 3 पीस है। अच्छा, जैसे ये जोड़ा है, अब ये तो भाई आप मिलाद में भी पहन, जी ये ज़्यादातर मिलाद में, क्योंकि मेरी अम्मी पहनती है ऐसे कपड़े मिलाद। देखिए दुपट्टे पे भी इसकी ये एम्बेलिशमेंट हुई है, खादी नेट पे है, खादी नेट पे। अच्छा, खादी नेट जो है ये एक्सपेंसिव कपड़ा है? नहीं, इसमें भी 2-3 क्वालिटी आ रही है, 2-3 क्वालिटी, 500, 700, मिनिमम इसका जो है वो आई थिंक 350 आ रहा है। ओके। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है ना कि भाई आपको क्वालिटी का नहीं पता चलता, वो कहता है जी आप दुकान पे जाएंगे, बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत ही मुश्किल हो गई, क्योंकि हर इवन फैब्रिक की, लेस की, हर चीज़ की फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। तो अपने साथ जब आप शॉपिंग करने जाए तो किसी ना किसी फैमिली के या फ्रेंड्स के किसी बड़े को लेके जाए। अब जैसे मैं छोटे को भी सब कुछ पता है, मुझे जैसी कोई लड़की जाएगी ना खरीदने तो वो कहेगा ये बाजी ये वाली खादी नेट मेरे को भाई दे दो ना, मुझे पता चलेगा पहली कॉपी ना दूसरी कॉपी। अच्छा देखिए, ये बड़ा जबरदस्त, इसमें आप ये वाला काम हटा सकते हैं और सिर्फ गले और दामन पे करवा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ ये शर्ट पे करवा सकते हैं, और बाजुओं के आगे कुछ करवा लें। अपने बजट के मुताबिक आप किसी भी ड्रेस को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। ये ना सोचेंगे भाई मेरा बजट तो है नहीं 4000 का सूट खरीदने वाला, 4000 के सूट को आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अच्छा ये देखें जी, ये अच्छा मुझे बताएं ये किस तरह के फंक्शन पे आप पहन सकते हैं? ये देखिए, ये आपका इवनिंग के किसी शादी, क्योंकि अब शादियां पहले होती थी, शादियों गैदरिंग 1000 लोगों की होती थी। अब ये कोविड के बाद ये एक तरह से मैं समझती हूँ अच्छा ही है, बड़ी अच्छी बात है, पैसे बच जाते हैं। हाँ, 200-300 लोगों की गैदरिंग्स हो गई हैं, तो उसमें ये कि आप किसी ढोलक पे पहन ले, आप किसी जो है शादी के दरमियान में भी इतने फंक्शंस आ जाते हैं, और बाज़ लोगों के मिलाद भी इतने ग्रैंड होते हैं कि उसमें मिलादों में भी वो शादी वाले कपड़े पहनते हैं। अच्छा, ये भी सिल्क है, इट्स रॉ सिल्क ना, हाँ ये भी भाई सिल्क है, और ये भी इसी तरह से है, आप जो है बारात में भी पहन सकते हैं, आप इसको मिलाद में भी पहन सकते हैं, क्योंकि अगेन हुई कि जहाँ ग्रैंड मिलाद होते हैं वहाँ पर आप इस तरह के पहन सकते हैं। अच्छा लास्ट ये अस्मा मैं आपसे इस जोड़े के बारे में पूछना चाहूँगी, बड़ा प्यारा ज़बरदस्त सा जोड़ा मुझे
मुझे लगा इसका कलर बहुत प्यारा है भाई, आप मतलब किसी पे भी सूट कर सकते हैं। ये ऐसे ना कि ये आपके समर विंटर दोनों में आपका ये एडजस्ट हो जाएगा। समर में भी पहन ले आप, विंटर में महंगे महंगे कपड़े बनाते हैं, फिर हमें ये होता है कि अब ये किस वक्त पहने, सर्दियाँ तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। तो मैं अपने तमाम देखने वालों से कहूँगी कि जो विंटर के आप अपने क्लोथिंग करें ना, वो ज़्यादातर कोशिश करें कैजुअल पे। ठीक है। अच्छा ये देखें बड़ा ज़रूरी है कि लाइक आप अगर कोई भी जोड़ा बना रहे हैं और महंगा बना रहे हैं ना, तो प्लीज़ ये सोचें कि आप उसको कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज़ कितनी दफ़ा कर सकते हैं, ताकि आपके पैसे बच जाए ना, पैसों का अच्छा इस्तेमाल। और क्योंकि देखें अब आजकल सर्दियाँ जो हैं वो बहुत थोड़ी, और उस सर्दियों में किसी के यहाँ शादी 8-10 आ गई, किसी के यहाँ एक ही शादी आई, किसी की आती नहीं है। हम इंतजार करते रहते हैं कि हमारे घर में शादी कब आएगी। चलें अस्मा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी। और भाई जितनी ख़वातीन जिनको थोड़ा सा मसला हो रहा होगा कपड़े सेलेक्ट करने के हवाले से, कलर सेलेक्शन के हवाले से, बजट को मैनेज करने के हवाले से, उनके मसले किसी हद तक ख़त्म हो गए होंगे। तो भाई अस्मा थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रही। एक दिन की डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद बनने वाली मरवा बसरा का ख्वाब पूरा हो गया है। होनहार तालिबा को पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लेकिन अब ये स्टोरी है क्या, मरवा आखिर चाहती क्या थी, किस तरह से उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया और किस तरह से ये ख्वाहिश आगे पहुंची और उनकी ये ख्वाहिश जो है पाया तकमील तक पहुंच गई और उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मरवा बसरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मरवा, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। चलें एक दिन की डिप्टी कमिश्नर बनी तो सही ना, तो ये आपका ख्वाब था डिप्टी कमिश्नर बनना? ये एक हमारे जो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हैं सर इमरान हामिद शेख, उनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इसके लिए जिन बच्चों ने मैट्रिक में 95% से ज़्यादा मार्क्स लिए थे वो इसके लिए एलिजिबल थे, और फिर उन्हें एक फॉर्म फिल करना था जिसमें निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों को भी कंसिडर किया गया। तो उसमें मैट्रिक के रिज़ल्ट के 40 मार्क्स थे, इसी तरह बच्चे के बिहेवियर के 10 मार्क्स थे, और जो इल्मी और अदबी मुकाबला जात हैं उसके 20 मार्क्स थे। तो मतलब इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया और फिर पूरे फैसलाबाद में से टॉप 20 बच्चे सेलेक्ट किए गए और उनका फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के लिए भी प्रॉपर पैनल बैठा जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सर काशिफ अवान थे, CEO एजुकेशन थे और DEO एजुकेशन थे। क्या फिर बात उस है। इंटरव्यू के बाद उन्हें एक बच्चे को सिलेक्ट करना था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए फिर मुझे सिलेक्ट किया गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप एक दिन की डिप्टी कमिश्नर साहिबा बनी तो आपको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, वो फीलिंग कैसी थी? और DC साहिबा बन के आपने कोई ऑर्डर पास किए, कोई साइन विन किया कोई? मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात थी, और अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो एतमाद मुझे मेरे सीनियर्स ने दिया है अब मुझे उसको काम में लाना है, और जिस इल्म और तदरीस की कश्ती में उन्होंने मुझे सवार किया है इंशाल्लाह एक ना एक दिन मुझे उससे साहिल तक ले जाना है इंशाल्लाह। और जहाँ तक जी अच्छा मरवा, एक तो अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा और दूसरा मेरा सवाल भी लीजिएगा कि अब नेक्स्ट आपका प्लान क्या है। चलें ये तो वो थी ना चीज़ जो कि आपको मिल गई, आप बन गई, एक ख्वाब भी होता है, ख्वाहिश भी होती है, तो अब आगे मज़ीद क्या करना है आपने? वो इकबाल कहते हैं ना कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। क्या बात। तो इंशाल्लाह ये मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी थी, मुझे इसी तरह मेहनत करते रहना है और इंशाल्लाह जिस कदर कामयाबी हासिल कर सकूंगी करूंगी और अपने मुल्क को सर्व करूंगी। मेरा मकसद महज अपने मुल्क को, यहाँ के लोगों को सर्व करना है और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगी। आपने कहा कि 95% एलिजिबिलिटी ही DC बनने के लिए एक दिन की, तो आपकी कितनी परसेंटेज थी ये भी बता दें, और आपकी माशाल्लाह मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी आपका पब्लिक स्पीकिंग की तरफ कोई रुझान वगैरह, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। जी मेरे मैट्रिक में 1100 में से 1072 मार्क्स थे। इसके अलावा मैं हमेशा जो हमने साबित सरगर्मियाँ हैं उसमें पार्टिसिपेट करती रही हूँ। पेंटिंग में मैंने प्रोविजनल लेवल पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और तकारीरी मुकाबलों में कई मरतबा मैंने ज़िलाई लेवल पर टॉप किया हुआ है। इसके अलावा जब भी मेरे इंस्टीट्यूट में कोई भी फंक्शन होता था तो मैं एज अ स्टेट सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइज़र के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती थी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे मरवा, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन एक मरतबा फिर मुलतवी होने का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम कर दी है। 120 दिन में इलेक्शन करवाने की शिक ही ख़त्म कर दी।
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शर्जील साहब, इस बार क्यों ये किया है, इसको मुलतवी कराने के लिए क्या है, शेकी ख़त्म कर दी है, क्यों? सॉरी, दोबारा बताइएगा जी, मैं आपको सवाल नहीं सुना। शर्जील साहब, ये पाबंदी थी 120 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की लोकल बॉडीज़, लेकिन वो शेख जो है तरमीम के ज़रिए ख़त्म की गई है, क्यों? देखिए जी, गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है वो कानून जो है लोकल गवर्नमेंट का, उसके अंदर रख के कोई भी काम गैर कानूनी नहीं किया, पहली बात ये। दूसरी बात कि आप लेटर की बात बताएं, वो लेटर भी मैंने देखा नहीं है जो लेटर निकला है। मैं इसको एक मतलब देख लूँ, फिर मैं आपको तफसीली बता सकता हूँ। सही, ठीक सर। मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देती हूँ। गवर्नमेंट एक्ट है ये कि बल्दियाती इलेक्शन आपने 120 डेज के अंदर कंडक्ट करने हैं, लेकिन उस शिक को ख़त्म कर देना, यकीनन अब इस पे आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। सो आप लोग तैयार हैं इस तरह की तनकीद का सामना करने के लिए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा आप लोगों पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था? देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, पीपुल्स पार्टी को कभी भी बल्दियाती इंतखाबात से कोई खौफ है, डर नहीं है, और उसके मैं आपको वैलिड रीजन बता सकता हूँ। आधे दिन में बल्दियाती इंतखाबात हुए जो कि पीपुल्स पार्टी ने भारी अक्सर से कामयाबी हुई। सेकेंड फेज में जो इंतखाबात होने थे उसमें कराची डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन थी। ठीक है। अभी कराची डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन के बाद हैदराबाद डिवीजन में भी जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें ज्यादातर पीपुल्स पार्टी ने अनअपोज अपने नुमाइंदे कामयाब करवाए हैं। अगर मैं हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन की बात करूं तो उसमें भी 160 में से 77 से ज्यादा लोग जो है अनअपोज पीपुल्स पार्टी की जीते हैं। अच्छा। और कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट इलेक्शन में भी पीपुल्स पार्टी ने मलीर में एक भारी कामयाबी की। तो ये खौफ हमें बिल्कुल नहीं है कि हम किसी खौफ की वजह से या किसी और वजह से जो है हम उस इलेक्शन को कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन टाइम पर हो, पीपुल्स पार्टी चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शन टाइम पर हो, लेकिन जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, इस वक्त भी हैदराबाद डिवीजन की मैं बात करूँ तो डिवीजन में अभी भी पानी जो है वो काफी डिस्ट्रिक्ट में पानी भरा हुआ है। डेफिनेटली जहाँ पे आपके लोग स्कूल में रह रहे हैं, स्कूल में पोलिंग वहाँ हो नहीं सकती, और लोग अगर सैलाब में इस वक्त मुतासर होंगे तो जो मुतासर सैलाब अपने लिए सर्वाइवल का काम करेंगे कि मुतासर सैलाब जाके इलेक्शन में वोट देंगे। कराची की जहाँ तक बात है, कराची के लिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक क्लियर मौक़िफ़ दिया था कि हम इलेक्शन चाहते हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा था राइटिंग में, कराची के इंतखाबात आप 2 फेज में करें। कराची डिवीजन में आधे कराची डिवीजन में आप भले उस तारीख को कर लें और आधे कराची डिवीजन में आप 1 हफ्ते के बाद करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके प्रॉपर तरीके से। क्योंकि हम बाकी हमें जब इलेक्शन हमें इस फेजेस में हुए थे तो बाकी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को बुलाते थे। इस वक्त भी हमने जो है अब बाकी जो रूरल एरियाज है वहाँ की पुलिस कराची नहीं बुला सकते क्योंकि वो खुद सैलाब डिस्ट्रिक्ट में है। कराची में पुलिस जो है हमने इस्लामाबाद में मांगी है, बच्ची हमने वहाँ भेजी। हमने कहा कि या हमने 2 शर्तें रखी थी, एक रिक्वेस्ट रखी थी इलेक्शन कमीशन से, एक रिक्वेस्ट ये थी या तो हमें इलेक्शन कमीशन बाजार में दाखिला जो है वफा की बाजार दाखिला वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। दूसरा हमने कहा कि कराची के इलेक्शन को आप 2 फेजेस में करें, ये हमारी इंतजार थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई डिले या कोई को ना कराना ये अच्छा। कोई शक शरील साहब, जिस खत का आप जिक्र कर रहे हैं गालिबन 8 या 9 नवंबर का है ये, सॉरी 1 महीने पहले का है, ठीक है ना जी? इसी की आप बात कर रहे हैं ना, अक्टूबर के लेटर की बात कर रहे हैं आप? मुझे नहीं पता कौन से लेटर की आप बात कर रहे हैं जी, जिसमें ये कहा गया है कि जी फेजेस में करा लें, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जी इनएबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी पर्सनल। उसमें शर्जील साहब मैं चाहूँगा एक बार फिर बता दीजिए कि हमारी जो नफरी है वो पहले सैलाब में फंसी रही, ये तो बात ठीक है, उसके बाद दीगर मामलात में फंसी रही, अब वहाँ पे क्या सिचुएशन है? इस लेटर में ये क्यों लिखा हुआ है कि जी हमारे पास सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है? लेकिन मैं आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि जब NH 245 की लास्ट इलेक्शन हुई थी उसमें आपको पता है कि क्या हुआ था कराची में, कितना हंगामा आ रहा है, और वो इलेक्शन जितने भी होते हैं बाई इलेक्शन होते हैं नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के, वो बड़े मतलब फिर भी वो
कहते हैं उसको मैनेज करना आसान होता है। जब आप पंचायत इलेक्शन की बात करते हैं तो इससे पंचायत इलेक्शन के लिए कहा जाता है कि एक घर की इलेक्शन है, इसमें सब लोग इन्वॉल्व होते हैं और फिर खुदा न खाता कोई ह्यूमन लॉस हो या लड़ाई झगड़े हो, उसको अवॉइड करने के लिए हमें हर पोलिंग स्टेशन पर हमें प्रॉपर वहाँ पे नफरी चाहिए होती है। और इसीलिए हमने कहा था कि जी 2 फेजेस में करें। मतलब पीपुल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था हम इलेक्शन को नहीं करना चाहते, आप इसी कराची के इलेक्शन को जो डिवीजन है, कराची डिवीजन है, इसको आप 2 फेजेस में करें। अच्छा। पहले एक फेज करने, अभी मस्जिद दूसरा दूसरा कर लें, तो हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। हम आज भी अगर इलेक्शन करने तैयार है, पीपुल्स पार्टी के इलेक्शन करने तैयार है, फिर गवर्नमेंट भी तैयार है। अब शर्जील साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना आपकी तरफ से डिले नहीं है, ये तो चलें ठीक है, हम कहते हैं कि ये एक बात मान ली जाती है, लेकिन एक शिक को ख़त्म कर देना, ये एक सवाल ये निशान छोड़ के जा रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी को खौफ है कराची और स्पेशली हैदराबाद से जो शिक यहाँ पर ख़त्म की गई है? क्योंकि शिक ख़त्म कर देना बहुत सारे जहनों पर एक सवाल छोड़ के जा रहा है कि क्यों किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा। मैं आपका जवाब दूं, आपने हैदराबाद की बात की ना जी, हैदराबाद तो हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हैदराबाद की 160 में से 70 सीटें तो पीपुल्स पार्टी ने ऑलरेडी अनअपोज जीती है। तो सिर्फ बाकी जब इलेक्शन होना है तो इंशाल्लाह उसमें हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ हैदराबाद जीतेंगे। कराची की बात है, कराची में भी अभी आपने लास्ट इलेक्शन देखा तो पीपुल्स पार्टी उसको खर्चा ही नहीं है। 2 सीटों में इलेक्शन उसमें पीपुल्स पार्टी ने 1 सीट बड़े मार्जिन में जीती है। तो मैं वही बोला कि हम लोग पोस्टपोन करना नहीं चाह रहे। हमने ये कहा था कि बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, या तो हमें फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड करे या उसको 2 फेजेस में करने कराची। अच्छा, लेकिन शर्जील साहब देखें, अब आपके जो दोस्त हैं ना देरीना हाफिज साहब, हाफिज नहीं, वो ये कहेंगे कि देखें कभी ये इंडिया पाकिस्तान वाले दिन इलेक्शन रख देते हैं, कभी कुछ रख देते हैं, तो वो नियतों पे शक करेंगे। वो तो अपने दोस्त को कैसे जवाब देंगे आप? आपके लिए जाती तौर पर बड़ी इज्जत है, लेकिन इनकी पार्टी सिर्फ टीवी पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद है। इनको पूछे, आपने पिछले इतने सारे कराची की इलेक्शन में सिर्फ एक आपने एमपी की सीट की, एमएलए की आपने 1 सीट कराची से नहीं की। तो जिनका कोई स्टेट की एक महदूद और लिमिटेड हो तो उनको सिर्फ शोर शराबा ही उनको अच्छे सूट करता है। सही है, ठीक है। शर्जील इनाम अहमद हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। कोयटा के निजी स्कूल में रंगारंग सकाफती तकरीब का एहतमाम किया गया। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस और तैयारियों ने महफिल को 4 चांद लगा। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट देखिए। बलोची सकाफत की अलामत, खूबसूरत लिबास, भारी दस्तार और हाजरीन को महसूस करती मशहूर कुन धुनें। पश्तून सकाफत के खुशनुमा रंग, हाथ से तैयार किए गए कपड़े, सरपोश और तुर्रे इम्तियाज पगड़ी। पंजाबी सकाफत का मुनफरिद अंदाज, देसी खाने और मिट्टी के बर्तन। कल्चर शो में सिंधी सकाफत की झलक भी नुमाया थी। रिवायती शादी और लोकगीत। कोयटा के निजी स्कूल में सालाना सकाफती शो सजा तो बड़ों और बच्चों ने खूब तैयारी की। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किए। मैंने कभी नहीं देखा लेकिन आज यहाँ पर देखा, बहुत एंजॉय हुआ। बच्चों की तो सज धज ही निराली थी। हर स्कूल में ये कल्चर शो होने चाहिए ताकि स्टूडेंट के नॉलेज में और कल्चर के बारे में इजाफा होता जाए। सकाफती शो में बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला और मजे किए। नन्हे तारों ने ऐसा दिलकश अंदाज अपनाया कि बड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ, तो आज हम लोगों का कल्चर डे है, तो बहुत अच्छा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे और बच्चियों ने मुल्की सकाफत के हर रंग को उजागर किया। I am of Baloch culture, so I get many information and many cultural things that we didn't know about them. मुंतज़मीन कहते हैं कल्चर डे मनाने का मकसद मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को आम करने के साथ साथ नई नस्ल को अपनी सकाफत से रूशनास कराना है। पता तो जाहिर है सबको है अपने कल्चर के बारे में, अपनी सकाफत के बारे में, लेकिन हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ इतने जा चुके हैं कि हम अपने कल्चर को थोड़ा पीछे छोड़ चुके हैं। हमारी कोशिश ये है कि इस छोटे से इवेंट के ज़रिए हम अपनी सकाफत की अहमियत को उजागर कर सकें। शुरका ने रंगारंग तकरीब के इनकाद को सराहा। बहुत अच्छा है ताकि बच्चे हमारे ये सीख सकें कि पाकिस्तान में क्या क्या रवायतें हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं।
कल्चर शो में सकाफती अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। वालिदैन भी बच्चों को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। और आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पिछले हफ्ते कराची में क्लासिकी मौसीकी के फ़रोग के लिए म्यूज़िकल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसे तहजीब फेस्टिवल का नाम दिया गया। हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने फेस्टिवल के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। बांसुरी, सारंगी और तबला मशरिकी मौसीकी की छांव तले तख्लीक की जाने वाली हर धुन की बुनियाद हैं, और जब ये तीनों यकजा हों तो मौसीकी से प्यार करने वालों का मज़ा दोबाला हो जाता है। कराची में 2 रोज़ जारी रहने वाले 13वें तहजीब फेस्टिवल के दौरान जब बांसुरी नवाज जुल्करनैन, सारंगी नवाज गुल मोहम्मद और तबला नवाज यूसुफ बशीर ने सुरों को छेड़ा तो समा बन गया। तेरहवें तहजीब फेस्टिवल के दौरान 9 उम्र इज्जत फ़तेह अली खान ने भी खूब धूम मचाई और हाज़रीन को ख्याल गायकी की झलक दिखाकर ज़बरदस्त दाद समेटी। परफॉर्मेंस के बाद जुल्करनैन और गुल मोहम्मद ने समा से बात करते हुए क्लासिकी मौसीकी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और कहा कि क्लासिकी मौसीकी बुनियाद है मौसीकी के हर रंग और हर अंग की। आजकल अपनी अपकमिंग जनरेशन को मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप जितना भी हिप हॉप म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं, वो सब जितने भी म्यूज़िक जॉनरास निकले हैं वो क्लासिकी मौसीकी से निकले हैं। हम यहाँ पर अगर क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गज़ल को आगे ले आते हैं। गज़ल जाके कोई 5वें 6ठे वो नंबर पे आता है ये जॉनरा। सबसे पहले ख्याल गायकी है, मेडिटेशन, इसमें बहुत एक रूहानी एक फील होती है। आर्टिस्ट को हम जब यानी कि परफॉर्म करने बैठते हैं तो हम कहीं और होते हैं। आज बसंत मनाली सुहाग। 2 रोज़ जारी रहने वाले 13वें तहजीब फेस्टिवल के दौरान पाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका और भारत से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और हाज़रीन से दाद वसूल की। 1750 से 1820 के दौरान क्लासिकी मौसीकी ने हिंदुस्तान में जन्म लिया और फिर मुग़ल दरबारों के ज़रिए ये खूबसूरत आवाज़ें, मौसीकी की ये खूबसूरत सिन्फ सारी दुनिया में फैल गई। हम ये खूबसूरत आवाज़ें सुनते रहेंगे तो ये ज़िंदा रहेंगी। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।